गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। मैंने इससे पहले अपने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया था और आज अपने इस लेक्चर में हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हुए थॉमसन के परमाणु मॉडल को पढ़ेंगे। एक बात और कहना चाहूँगा कि जो लोग नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। जैसा कि आप सभी को ये बात पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की परमाणु में स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मैं एक बार फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने अपने परमाणु मॉडल का विकास किया, जिनमें सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था उनका नाम थॉमसन था। चलिए हम लोग पढ़ते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। सबसे पहले बच्चों, मैं इस थॉमसन के परमाणु मॉडल के दो अन्य नाम आपको बताना चाहूँगा ताकि अगर अन्य नाम से भी क्वेश्चन बनता है तो आपको ध्यान में रखना है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल को किन दो अन्य नामों से जाना जाता है। तो बच्चों, इसको अन्य जिन नामों से जाना जाता है वे नाम है, सबसे पहला नाम बच्चों तरबूज मॉडल। क्या नाम मैंने बताया बच्चों? सबसे पहला मॉडल तरबूज मॉडल। अगर कोई कहे आपसे कि तरबूज मॉडल किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था या फिर किस वैज्ञानिक के परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल कहते हैं, तो बच्चों वो वैज्ञानिक कौन थे? वो वैज्ञानिक थे बच्चों थॉमसन। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई होगी। चलिए मैं इसके दूसरे नाम का जिक्र करता हूँ। इसका बच्चों जो दूसरा नाम है मैं उसकी भी बात बता दूँ। इसका दूसरा नाम बच्चों प्लम पुडिंग मॉडल है। प्लम पुडिंग मॉडल। तो ध्यान में रखना, अब आप लोग कभी भूलेंगे नहीं इस बात को कि हम लोग अगर तरबूज मॉडल की बात करेंगे तो तरबूज मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो थॉमसन ने दिया था। प्लम पुडिंग मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो थॉमसन ने दिया था। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई होगी कि थॉमसन के परमाणु मॉडल को ही तरबूज मॉडल भी कहा जाता है और प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको परमाणु मॉडल के दो नाम बताए, अब मैं थोड़ा सा थॉमसन पर डिस्कस कर लेता हूँ कि थॉमसन आखिर कौन है। बच्चों, थॉमसन का जो पूरा नाम है मैं पूरा नाम यहाँ पर नोट करता हूँ, अपनी कॉपी पर भी नोट कर लेना। थॉमसन का जो बच्चों पूरा नाम है वो जे थॉमसन है। जे थॉमसन, ये इनका पूरा नाम है, जे थॉमसन। और बच्चों इनका जो जन्म था मैं इसकी भी आपको बताता हूँ। इनका जन्म 1856 में इंग्लैंड में हुआ था। इनका जो जन्म था बच्चों वह 1856 में इंग्लैंड में हुआ था। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। और थॉमसन के द्वारा ही बच्चों सन 1904 में, बहुत ध्यान देना आप लोग जो मैं बात बता रहा हूँ, सन 1904 में थॉमसन के द्वारा ही सर्वप्रथम, अगर सबसे पहले मॉडल की मैं बात करूं तो सबसे पहला मॉडल सन 1904 में, सर्वप्रथम 1904 में किसके द्वारा दिया गया था? थॉमसन के द्वारा दिया गया था। अर्थात 1904 में सर्वप्रथम थॉमसन ने ही, मैं यहाँ पर अपने पॉइंट को नोट करता हूँ, आप लोग ध्यान में रखिएगा, अपनी कॉपी पर आप नोट करेंगे। सन 1904 में सर्वप्रथम थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। आप लोग कॉपी पर नोट करते रहेंगे। प्रस्तुत
किया। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो मैंने मॉडल की भी बात कर ली है कि जो थॉमसन का मॉडल था, जिसको हम लोग थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है और बच्चों तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। तो जे थॉमसन का जन्म 1856 में इंग्लैंड में हुआ था और इन्होंने ही 1904 में सर्वप्रथम अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब इस मॉडल के निष्कर्ष क्या थे, उन्होंने इस मॉडल में किन किन बातों को बताया था, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग उन पॉइंट्स का जिक्र करेंगे जिन पॉइंट्स को थॉमसन ने अपने मॉडल में प्रस्तुत किया था। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जब थॉमसन का मॉडल यह प्रस्तुत हुआ था, उस समय केवल प्रोटॉन, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जिस समय थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था उस समय केवल प्रोटॉन और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन ही ज्ञात थे। मैंने यहाँ पर दोनों बातों का जिक्र किया है कि जिस समय थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था उस समय केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही बच्चों ज्ञात थे, उस समय न्यूट्रॉन का जिक्र नहीं हुआ था। इतनी बात समझ में आ गई। और दूसरी बात, ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन का जो नाम था बच्चों वो नहीं दिया गया था। प्रोटॉन को केवल इन्होंने धनावेशित कण के रूप में प्रयोग किया था। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, धनावेशित कण के रूप में इन्होंने प्रयोग किया था। चलिए मैं एक बार फिर अपनी बात को रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले जब थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था उस समय केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही हमको प्राप्त थे, न्यूट्रॉन की खोज उस समय नहीं हुई थी। और बच्चों प्रोटॉन को नाम भी नहीं दिया गया था। प्रोटॉन उस समय प्रोटॉन को केवल धनावेशित कण बोला जाता था। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं आगे की बात करता हूँ। अगला जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पॉइंट क्या है बच्चों, इन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु है, बहुत ध्यान से पॉइंट को नोट करना बच्चों, इन्होंने बताया कि जो परमाणु होते हैं वो किस आकृति के होते हैं, गोल आकृति के होते हैं। किस आकृति के बच्चों होते हैं, परमाणु गोल आकृति वाले होते हैं। मैं नोट किए देता हूँ, परमाणु गोल आकृति वाले होते हैं। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि परमाणुओं की आकृति कैसी होती है। तो बच्चों परमाणुओं की जो आकृति है वह गोल होती है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। चलिए मैं तीसरे पॉइंट का जिक्र करता हूँ। तीसरा जो पॉइंट उन्होंने बताया था वो यह बताया था कि ये जो परमाणु है, उस परमाणु के अंदर, बड़ा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, उस परमाणु के अंदर धनावेश से युक्त बहुत से कण उपस्थित रहते हैं। यह पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट भी करते रहें, उपस्थित रहते हैं। आपको मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, आपको ध्यान होगा कि धनावेशित कौन होता है, तो प्रोटॉन धनावेशित होता है। तो 3 पॉइंट भी मैंने क्या क्या बताए। सबसे पहले पॉइंट का जिक्र करेंगे कि जब उन्होंने अपना मॉडल दिया था उस समय केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही थे और प्रोटॉन को किस रूप में प्रयोग किया गया था, धनावेशित कण के रूप में। दूसरी बात बच्चों क्या बताई कि परमाणु की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, गोल होती है। और तीसरी बात बच्चों क्या बताई कि परमाणु के अंदर जो धनावेश से युक्त बच्चों बहुत से कण इसके अंदर उपस्थित रहते हैं। तो 3 बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। चलिए हम लोग 4th पॉइंट का जिक्र करते हैं। 4th पॉइंट कैसा है, जैसा 3rd पॉइंट हमने पढ़ा है कि परमाणु के अंदर धनावेश से युक्त बहुत से कण उपस्थित रहते हैं, उसी प्रकार से बच्चों, ठीक इसी प्रकार से परमाणु के अंदर ऋणावेश से युक्त
ऋणावेश से युक्त, अब ऋणावेश से युक्त कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऋणावेश से युक्त कण क्या बोलते हैं इनको बच्चों? हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कण भी उपस्थित रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा 4th पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, उपस्थित रहते हैं। तो परमाणु के अंदर क्या क्या रहते हैं? देखिए ध्यान से मैं बता देता हूँ फिर से। परमाणु के अंदर धनावेश से युक्त कण भी रहते हैं और परमाणु के अंदर ऋणावेश से युक्त कण भी रहते हैं। अर्थात प्रोटॉन भी परमाणु के अंदर है और बच्चों इलेक्ट्रॉन भी परमाणु के अंदर ही उपस्थित रहते हैं। चलिए मैं आगे पॉइंट का जिक्र करता हूँ। 5th पॉइंट का जिक्र करते हैं बच्चों। अब आपको मैंने बताया कि धनावेशित कण भी इसी के अंदर रहते हैं और ऋणावेशित कण भी इसी के अंदर रहते हैं। अर्थात एक पॉइंट और निकल करके आएगा कि जो धनावेशित कण हैं, बड़ा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों, धनावेशित कण की जो भी संख्या है, धनावेशित कण की संख्या, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा बच्चों इस वीडियो का। धनावेशित कण भी बच्चों इसी के अंदर रहते हैं और ऋणावेशित कण भी रहते हैं, लेकिन मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान में रखिएगा। धनावेशित कण की जो संख्या है बच्चों वह ऋणावेशित कण के बराबर ही रहती है, ये बात ध्यान रखना। धनावेशित कण की जो संख्या है बच्चों वह किसके बराबर होती है? ऋणावेशित कणों की संख्या के बराबर रहती है। तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, धनावेशित कण की संख्या बराबर ऋणावेशित कण की संख्या। धनावेशित कण की संख्या बराबर ऋणावेशित कण की संख्या। अर्थात परमाणु के अंदर धनावेशित कणों की संख्या और ऋणावेशित कणों की संख्या बच्चों ये दोनों कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो आप लोग मुझे बताइएगा। धनावेशित कणों की संख्या किसके बराबर रहती है? ऋणावेशित कणों की संख्या के बराबर रहती है। इतनी बात समझ में आ गई। अर्थात मैं कह सकता हूँ बच्चों, जितने धनावेश होंगे उतने ही ऋणावेश होंगे, और जब धनावेश और ऋणावेश की संख्या बराबर होगी बच्चों, बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझना, जब धनावेश और ऋणावेश, जब इन दोनों की संख्या बच्चों बराबर हो जाती है, उस स्थिति में जो आवेश है बच्चों वह शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? आवेश बच्चों शून्य हो जाता है। यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जब धनावेश और ऋणावेश बराबर, भाई देखिए, धनावेशित कणों की संख्या यानी धनावेश और ऋणावेशित कणों की संख्या यानी ऋणावेश दोनों बराबर हैं, तो आवेश कैसा हो गया? शून्य हो गया। और जब आवेश शून्य हो जाएगा तो इसका मतलब बच्चों पॉइंट निकल करके क्या आएगा कि जो परमाणु है, परमाणु का आवेश, जो पॉइंट निकल करके आया है बच्चों, वह परमाणु का आवेश कैसा हो जाएगा बच्चों? शून्य हो जाएगा। कोई अगर आपसे पूछता है कि परमाणु पर आवेश कैसा होता है, तब बच्चों ध्यान रखना, चूंकि परमाणु में धनावेशित कणों की संख्या और ऋणावेशित कणों की संख्या बराबर है, मतलब धनावेश ऋणावेश के बराबर है, तो आवेश बच्चों 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब परमाणु का जो आवेश है वह शून्य हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि परमाणु पर कैसा आवेश होता है, तो ध्यान रखना बच्चों, परमाणु कैसा होता है? उदासीन। जिस पर आवेश शून्य होता है बच्चों वह कैसा होता है? उदासीन होता है। बात समझ में आ गई सबके? तो यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आप वीडियो को बार बार रिकॉल करके, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे तभी सारे पॉइंट्स आपके समझ में आ जाएंगे। चलिए मैं आगे की बात करता हूँ। चलिए बच्चों, में हम आगे की बात करते हैं। तो अभी तक जितने पॉइंट्स बच्चों थॉमसन के द्वारा अपने परमाणु मॉडल में दिए गए थे वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। इनके द्वारा अधिक पॉइंट्स का जिक्र नहीं किया गया था। कुछ इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो थॉमसन है जिसका हम लोग मॉडल पढ़ रहे हैं, इन्हीं थॉमसन ने, मैं यहाँ पर अपने पॉइंट को नोट भी करता हूँ, इन्हीं थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसके बच्चों खोज की?
इन्हीं थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, इसीलिए उन्होंने अपने इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कहकर ही संबोधित किया, जबकि प्रोटॉन को क्या कहकर संबोधित किया बच्चों? प्रोटॉन को बच्चों उन्होंने प्रोटॉन नहीं कहा, उन्होंने क्या नाम दिया प्रोटॉन को? धनावेशित कण के रूप में बच्चों प्रोटॉन को बताया था। बात समझ में आ गई सबके? थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की तो खोज कर ली थी, इसीलिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन करके बोला। ऋणावेशित कण के रूप में बच्चों उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम लिख करके बोला, लेकिन धनावेशित कण के रूप में धनावेशित कण बोला, क्योंकि इस समय हम लोग जिस मॉडल को पढ़ रहे हैं उसमें धनावेशित कण के रूप में प्रोटॉन प्रयोग किया गया था। धनावेशित कण के रूप में, बड़ा ध्यान रखना बच्चों, प्रोटॉन का नाम नहीं दिया गया था। चलिए हम लोग अब इसके मॉडल को बना करके देखते हैं कि चित्र के रूप में इसके मॉडल को कैसे बनाया जा सकता है। बच्चों अगर हम लोगों को चित्र के रूप में इस मॉडल को बनाना हो तो हम लोग इस मॉडल को कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं तरबूज की आकृति को बनाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर एक तरबूज की आकृति को ड्रॉ कर रहा हूँ। तरबूज कैसा होता है? तो बच्चों इस तरह से आप देखिएगा, ये गोलाकार मैंने आकृति बना ली, और इस गोलाकार आकृति में आपने देखा होगा कि इस तरबूज में अधिकांश भाग में बच्चों आप देखेंगे रेड कलर होता है। इस तरह से बच्चों अधिकांश भाग में क्या होता है? रेड कलर होता है। तो आप देखिएगा रेड कलर हम लोग बना देते हैं, और साथ ही साथ आपने देखा होगा बच्चों बीज लगे रहते। तो आप देखिएगा मैं यहाँ पर बीज को भी बना देता हूँ। बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझने की बच्चों कोशिश करना। ये मैं देखिए बीज को बना देता हूँ। तो ये तरबूज का जो मॉडल आप देख रहे हैं, इसको तरबूज मॉडल क्यों कहा गया? इसी कारण से कहा गया क्योंकि इसका जो मॉडल है वो कुछ तरबूज से मिलता है। इस तरबूज में बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो हिस्सा है ये लाल रंग है। तरबूज सभी लोगों ने खाया होगा, ये लाल रंग है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैं हिस्से बना रहा हूँ, ये पॉइंट ये वाले मैंने बनाए हैं बच्चों, ये काले रंग के बीज हैं। मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, ये कैसे बीज हैं? ये काले रंग के बच्चों बीज हैं, जो इसी लाल रंग में ढसे हुए रहते हैं। किस में ढसे हुए रहते हैं ये बच्चों? ये काले रंग के जो बीज हैं, मैं यहाँ पर इसको सही से लिख देता हूँ। ये जो काले रंग के बीज आप देख रहे हैं ये लाल रंग में ही बच्चों ढसे हुए हैं। ठीक इसी तरह से बच्चों अपना मॉडल बनेगा। कौन सा मॉडल बनेगा? चलिए बात करता हूँ। ठीक इसी तरह से बच्चों हम लोग बात करेंगे इस परमाणु मॉडल के चित्र की। थॉमसन ने भी क्या बताया? थॉमसन ने बताया था कि जो परमाणु होता है उसकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार। तो मैंने ये गोलाकार भाग बना लिया। फिर उन्होंने क्या बताया कि ये परमाणु कैसा होता है? ये आपको पता है, मैं बता चुका हूँ बच्चों। इसमें धनावेशित भाग भी होता है और ऋणावेशित भाग भी होता है। तो देखिएगा मैं यहाँ पर धनावेशित भाग बना देता हूँ। मैंने यहाँ पर धनावेशित भाग बना दिए। अब आप इन धनावेशित भाग के पॉइंट्स को आप बच्चों गिन लीजिएगा। कितने मैंने पॉइंट्स बनाए? 1 2 3 4 5 6, यानी ये जो 6 नंबर मैंने लिखे हैं ये क्या हैं? ये बच्चों धनावेश हैं। देखिए बच्चों ये धनावेश मैंने बना दिया यहाँ पर। और दूसरी बात आपको ये पता है कि परमाणु के अंदर जितने धनावेश होते हैं उतने ही बच्चों ऋणावेश होते हैं। तो आप देखिएगा मैं यहाँ पर ऋणावेश 2 3 4 5 और 1 6। देखिए बच्चों ये मैंने क्या बना दिया? ये मैंने बनाया है ऋणावेश। तो इस परमाणु के अंदर धनावेश और ऋणावेश दोनों होते हैं, और दोनों की संख्या कैसी होती है? बराबर होती है। धनावेश कितने हैं? 6 धनावेश दे रखे हैं, और ऋणावेश कितने बच्चों? तो 6 ऋणावेश रखे हैं। तो दोनों की संख्या बराबर है, तो आवेश कितना हो जाएगा? आवेश बच्चों 0 हो जाएगा। और जब आवेश 0 हो जाएगा तो परमाणु कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो आप देखिएगा बच्चों मैंने आपके सामने डायग्राम को बना करके दिखाया। तो ये जो परमाणु मॉडल का जो मैंने चित्र बनाया है ये किससे समानता रखता है? ये तरबूज मॉडल से समानता रखता है।
किससे समानता रखता है बच्चों? तरबूज मॉडल से समानता रखता है। आप देखिएगा जिस तरह से इसमें काले रंग के बीज लाल रंग में ढसे हुए हैं, इसी प्रकार इसमें भी जो धनावेश हैं आप देख रहे हैं उनके चारों तरफ ऋणावेश हैं। तो इसकी आकृति भी कुछ कुछ किस तरह से हो गई? तरबूज के जैसी हो गई, इसीलिए इसको तरबूज मॉडल भी हम लोग कहते हैं। तो आपके सामने मैंने कंप्लीट थॉमसन के मॉडल को प्रस्तुत किया। आप चाहें तो बार बार इस वीडियो को बैक करके देखेंगे, तभी आपको आसानी से यह मॉडल समझ में आ जाएगा। चलिए अब मैं जिक्र करता हूँ इस मॉडल की कमियाँ, कि इस मॉडल में वो कौन कौन सी कमी रही जिस कारण से इस मॉडल को फेल कर दिया गया। बात समझ में आ गई सबके? लेकिन उससे पहले मैं एक पॉइंट और बताना चाहूँगा। वो पॉइंट क्या है, चलिए जिक्र करते हैं। वो पॉइंट बच्चों ये है कि थॉमसन के इस मॉडल से, मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, बड़ा ध्यान से पॉइंट को समझिएगा, कि थॉमसन के इस मॉडल से यह बात स्पष्ट हुई कि जो परमाणु होता है, मैं यहाँ पर इसको नोट कर रहा हूँ, कि जो परमाणु है बच्चों वह कैसा होता है? उदासीन होता है। परमाणु उदासीन होता है। यह किसके मॉडल से पता लगा? तो यह थॉमसन के परमाणु मॉडल से पता लगा कि परमाणु उदासीन होता है। और इस पॉइंट के लिए ही बहुत ध्यान से पॉइंट समझिएगा कि परमाणु उदासीन होता है, यह किसके मॉडल से पता लगा? थॉमसन के परमाणु मॉडल से। और इसी पॉइंट के लिए थॉमसन को बच्चों 1906 में बच्चों नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया बच्चों? नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये बहुत ध्यान रखना आप लोग। 1906 में बच्चों थॉमसन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया? उन्होंने ये बताया कि परमाणु उदासीन होता है। चलिए अब हम लोग इनकी कमी को जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब कमी की बात करते हैं। तो इनके मॉडल की कमियां क्या क्या निकल कर के हैं। अभी तक तो हमने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए कि थॉमसन ने कौन कौन से पॉइंट्स को अपने मॉडल में शामिल किया, थॉमसन को नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया, ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी। अब कमियां का जिक्र करते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी कमी रही जिससे अपना ये जो थॉमसन का मॉडल है बच्चों वो फेल हो गया। चलिए सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जब यह मॉडल दिया गया तो उस समय बच्चों केवल हमको नाभिक के जो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब इनका मॉडल यह दिया गया तब बच्चों दो प्रकार के कण की ही चर्चा की गई। पहला कण क्या था? धनावेशित कण था। पहला कण क्या था? धनावेशित कण था, जिसका बाद में नाम क्या दिया गया मैं आपको बता देता हूँ, जिसका बाद में नाम दिया गया प्रोटॉन। इतनी बात समझ में आ गई? प्रोटॉन नाम दिया गया। और दूसरी बात, दूसरा कण कौन सा था? ऋणावेशित कण था। दो ही प्रकार के कण इनके मॉडल के समय उपस्थित थे, एक धनावेशित कण जिसको बाद में प्रोटॉन नाम दिया गया, और एक ऋणावेशित कण जिसकी खोज इन्हीं के द्वारा, थॉमसन के द्वारा ही की गई थी। उसका क्या नाम था? उसका नाम इलेक्ट्रॉन था। तो जब इन्होंने अपना मॉडल दिया तो ये दोनों प्रकार के कण, धनावेशित कण और ऋणावेशित कण, परमाणु के अंदर रहते हैं, ये बात इन्होंने खुद बताई थी। लेकिन बच्चों जब आगे चल कर के जब अनेक वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से एक तीसरा कण, मैं आपके सामने फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, एक तीसरा कण जिसका क्या नाम था? न्यूट्रॉन था। क्या नाम था बच्चों? न्यूट्रॉन था, जिसको हम लोग स्मॉल n से शो करते हैं। जब न्यूट्रॉन की खोज हुई तब इन वैज्ञानिक से फिर पूछा गया, थॉमसन से लोगों ने पूछा कि अब इस न्यूट्रॉन का स्थान कहाँ पर दिया जाएगा, इसके बारे में बताइए। तो बच्चों ये न्यूट्रॉन के स्थान को बताने में असफल हो गए, और जब न्यूट्रॉन का स्थान नहीं बता पाए तो बच्चों यह इनके मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी।
बात समझ में आ गई। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी क्या थी? सबसे बड़ी कमी बच्चों ये थी कि ये धनावेशित कण कहाँ होते हैं, ऋणावेशित कण कहाँ होते हैं। इन्होंने बता दिया कि परमाणु के अंदर धनावेशित कण और ऋणावेशित कण होते हैं, लेकिन बच्चों जब बाद में न्यूट्रॉन की खोज हुई तब वैज्ञानिकों के द्वारा थॉमसन से न्यूट्रॉन कहाँ पर उपस्थित हैं इसके बारे में पूछा गया, तो ये न्यूट्रॉन का स्थान नहीं बता पाए, जो इस मॉडल की सबसे बड़ी कमी है। एक कमी मैंने आपके सामने रख दी, एक कमी मैंने आपके सामने बता दी कि न्यूट्रॉन का स्थान बताने में थॉमसन असफल रहे। अब मैं दूसरी कमी की बात करता हूँ। बच्चों जो दूसरी सबसे बड़ी कमी थी इस मॉडल की वो यह थी कि बच्चों इन्होंने धनावेशित कण के बारे में तो बताया, ऋणावेशित कण के बारे में भी बताया, लेकिन जो तीसरा कण मैंने आपके सामने जिक्र किया न्यूट्रॉन, जिसकी खोज हुई बच्चों, इस पर कैसा आवेश है, इस पर आवेश कैसा है बच्चों, इसके बारे में भी थॉमसन का परमाणु मॉडल किसी भी प्रकार की व्याख्या नहीं करता है। अर्थात परमाणु में पाए जाने वाले धनावेशित कण प्रोटॉन जिसको कहते हैं, ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं, उसके बारे में तो थॉमसन ने चर्चा की, लेकिन बच्चों न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है इसके बारे में इन्होंने किसी भी प्रकार की व्याख्यान को प्रस्तुत नहीं किया, किसी भी पॉइंट का जिक्र नहीं किया, जिस कारण बच्चों ये दूसरी कमी के रूप में बच्चों प्रस्तुत हुई। अर्थात दूसरी कमी क्या है कि थॉमसन का परमाणु मॉडल न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश है इसको बताने में भी असफल रहा। क्लियर हो गई बात। तीसरी कमी की मैं बात करता हूँ, और तीसरी कमी क्या होगी, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों थॉमसन ने ये भी नहीं बताया कि परमाणु के अंदर, उन्होंने क्या बताया कि परमाणु के अंदर धनावेश और ऋणावेश रहता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि परमाणु के अंदर जो धनावेशित भाग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, परमाणु के अंदर जो धनावेशित भाग होता है उसको बच्चों नाम क्या दिया गया, नाभिक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया बच्चों, नाभिक नाम दिया गया। तो चाहे आप नाभिक कहें चाहे आप केंद्रक कहें, तो जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है वह नाभिक या केंद्रक के बारे में बच्चों कोई व्याख्या नहीं करता है, कोई व्याख्या नहीं करता है। मैं यहाँ पर नोट भी कर देता हूँ, कोई व्याख्या नहीं करता है। तो आई होप आपको कमियां भी पता लग गई होंगी। तो पहली कमी क्या है बच्चों, आपके सामने मैंने क्या रखी है। सबसे पहली कमी बच्चों मैंने आपके सामने यह बताई है कि मॉडल बनते समय केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्ञात थे, तो उनका तो स्थान थॉमसन ने बता दिया कि वो परमाणु के अंदर रहते हैं, लेकिन बच्चों यह बताने में वो असफल रहे कि जो न्यूट्रॉन हैं जिनकी खोज बाद में हुई उनका स्थान कहाँ पर है। इसी प्रकार दूसरी जो इस मॉडल की कमी है वो यह थी कि धनावेशित कण की बात कर ली कि प्रोटॉन पर धनावेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, लेकिन न्यूट्रॉन की जो खोज हुई बच्चों बाद में, तो ये थॉमसन का परमाणु मॉडल उस न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होना चाहिए इसकी चर्चा नहीं करता। तीसरी जो कमी है बच्चों इसकी वो यह थी कि परमाणु में जो धनावेशित भाग होता है उसको चूँकि नाभिक और केंद्रक कहा जाता है, जिसको बाद में खोजा गया, लेकिन उस समय थॉमसन ने इस धनावेशित भाग को क्या कहा जाता है इसकी किसी भी प्रकार की बच्चों व्याख्या नहीं की। तो मैंने आपके सामने इस संपूर्ण मॉडल को प्रस्तुत किया है। आई होप आपको यह मॉडल अच्छा लगा होगा, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे बच्चों वह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है मैं अभी उसका जिक्र किए देता हूँ, अभी उसका नाम बता देता हूँ बच्चों। वह टॉपिक है अपना रदरफोर्ड का। मैं यहाँ पर नोट किए देता हूँ ताकि आप लोग मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। अगला जो अपना वीडियो आएगा वह रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्ण पढ़ाएगा। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग, रदरफोर्ड का
अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग। इस पर आपको 3rd वीडियो प्राप्त होगी। मैं अभी आपको सूचित किए देता हूँ। आप लोगों के सामने मैं अपना 3rd लेक्चर रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्ण लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए,